प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। पुनः मैं आपके साथ उपस्थित हूँ ओम प्रकाश। यानी सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से यानी वेरी गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास में जो भूगोल था, उस भूगोल की हम आपसे बात कर रहे हैं। और जो मानव भूगोल था, उस मानव भूगोल के हम परिक्षेत्र की आपसे बात करना चाहते हैं कि जिस मानव भूगोल के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने टॉपिक को जो क्रियाशीलता का सिद्धांत था, उस क्रियाशीलता का सिद्धांत में हमारे पास में जो दूसरे प्रकार की शक्ति आई थी, इस दूसरे प्रकार की शक्ति को आप देखिए। ये जो दूसरे प्रकार की शक्ति है, इस शक्ति के बारे में यदि हम आपसे बात करना चाहें प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे पास में जो आ रही है वह जैविक शक्ति आ रही है। इससे पहले हमने भौतिक शक्ति पढ़ी थी, वह यह है जो भौतिक शक्ति है। इस शक्ति में हमने 4 प्रकार की शक्तियों के बारे में आपसे चर्चा की थी। यानी हमने जो आपसे 4 प्रकार की जो शक्तियाँ थी, यदि उनके बारे में हमने चर्चा की थी प्यारे विद्यार्थियों। यदि हम आपसे बात करना चाहें तो उसमें हमने सौर शक्ति पढ़ी थी। सौर शक्ति के साथ साथ हमने गुरुत्वाकर्षण शक्ति पढ़ी थी। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ साथ हमने पृथ्वी की आंतरिक शक्ति पढ़ी थी। इसके अलावा हमने पृथ्वी का ग्रहीय संबंध पढ़ा था। तो इसी प्रकार से हम जो भौतिक शक्तियाँ थीं, उन भौतिक शक्तियों को हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं मुख्य रूप से कि आगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था, यह टॉपिक था जैविक शक्तियाँ, बायोलॉजिकल जो फोर्सेस था उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो बायोलॉजिकल जो फोर्सेस था उसको हमने काफ़ी आगे बढ़ा लिया था और आगे बढ़ाते बढ़ाते हम आपके पास में आ गए थे। जो ह्यूमस था, इस ह्यूमस तक हम आपसे पहुंच गए थे कि किस प्रकार से ह्यूमस का निर्माण होता है, किस प्रकार से यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने का इसके द्वारा कार्य किया जाता है। क्या कि इसके द्वारा यानी जो यानी उपजाऊ बनाने का कार्य किया जाता है। अर्थात क्रियाशीलता का सिद्धांत किस प्रकार से काम करता है प्यारे विद्यार्थियों, हम इसकी आपसे बात करना चाह रहे थे और हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं अभी आपसे कि हम उसी शक्ति की आपसे बात कर रहे हैं जिस शक्ति के बारे में हम आपसे जिक्र करना चाह रहे थे। हमने ये कहा था कि ह्यूमस किसको कहते हैं, हमने इसके बारे में भी आपसे बात कर ली थी। तो ह्यूमस के बारे में हम बात करें कि वृक्ष की जड़ों, पत्तियों, टहनियों के सड़ने गलने से, ह्यूमस के निर्माण से मृदा का निर्माण व मृदा उपजाऊ बनती है। जो ह्यूमस है, उस ह्यूमस के हम निर्माण की बात करें, यानी जो जड़ होती हैं, रूट्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, जो टहनियां होती हैं, उनके सड़ने गलने से ह्यूमस के निर्माण से मृदा का निर्माण व मृदा उपजाऊ बनती है। तो हम ये कहते हैं कि ह्यूमस एक इस प्रकार का तत्व है जो मृदा को क्या बनाता है, जो मृदा को उपजाऊ बनाने का कार्य करता है। मृदा को क्या बनाने का कार्य करता है, मृदा को उपजाऊ बनाने का कार्य करता है। अर्थात जब मृदा को उपजाऊ बनाने का इसके द्वारा कार्य किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो हम आपसे बात करें कि किस प्रकार से वह मृदा को उपजाऊ बनाने का इसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो हमने ये कहा था कि वृक्षों की जड़ों के दबाव से चट्टानें टूट जाती हैं और मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। किसके रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जो वृक्ष होते हैं, यानी जो आपका पहाड़ी क्षेत्र होता है, उस पहाड़ी क्षेत्र में जो आपके वृक्ष होते हैं, इन वृक्षों की यदि मैं आपसे बात करना चाहूँ प्यारे विद्यार्थियों, तो होता क्या है कि जो वृक्ष होते हैं, यानी उनकी जो जड़ें होती हैं, उनके दबाव के कारण से, यानी उनके दबाव के कारण से मुख्य रूप से हम बात करें कि जैसे उस पर दबाव आता है, तो दबाव आने के कारण से वह जड़ें इतने सख्त और मजबूत होती हैं कि वो किसको तोड़ देती हैं, वह चट्टानों को तोड़ देती हैं। और वह चट्टानें धीरे धीरे घर्षण और सन्निकर्षण के माध्यम से, ठीक है ना, घर्षण और सन्निकर्षण के माध्यम से ये छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होती रहती हैं, जिसमें कोरोजन की प्रक्रिया होती है और जिसमें घर्षण की प्रक्रिया होती है। उसके माध्यम से वह और छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं और उन छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होने के साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों, हम आपसे बात करते हैं कि धीरे धीरे वह उनका परिवर्तन चलता रहता है। और परिवर्तन चलने के कारण से क्या होता है
कि वह ग्रेवल के रूप में आ जाते हैं, बजरी के रूप में आ जाते हैं, और ग्रेवल के रूप में आने के बाद में वह और छोटे कणों में परिवर्तित हो जाती है, छोटे कणों में परिवर्तित हो जाती है। जब वो छोटे कणों में परिवर्तित हो जाती है तो एक समय है वह मृदा के रूप में सामने आती है। हम आगे बढ़ा रहे टॉपिक को, जहाँ छोड़ा था उसके आगे हम बढ़ा रहे हैं। पेड़ पौधे, अगले इफेक्ट की हम बात करते हैं। हम आपसे बात करें कि पेड़ पौधे अपक्ष एवं पेड़ पौधे अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया को शिथिल कर, पेड़ पौधे अपक्षय यानी पेड़ पौधे अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया को शिथिल करें, मिट्टी का संरक्षण करते हैं, यानी मिट्टी का क्या करते हैं, मिट्टी का मिट्टी का संरक्षण करते हैं, इनकी जड़ों द्वारा मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, यानी इनकी जड़ों द्वारा इनकी जड़ों द्वारा मिट्टी में, यानी इनकी जड़ों द्वारा मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, जिस कारण मिट्टी असंगठित होकर
जिस कारण मिट्टी यानी अपसहित होकर, यानी जिस कारण मिट्टी अपसहित होती रहती है। देखिए पेड़ पौधे असंगठित होकर, क्या होकर, पेड़ पौधे असंगठित होकर, यानी पेड़ पौधे अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया को शिथिल कर, यानी पेड़ पौधे अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया को शिथिल कर मिट्टी का संरक्षण करते हैं। यानी एक तो जो अपक्षय की क्रिया होती है वो, एक बार ऊपर आना एक बार ऊपर आना, अपक्षय और जो अपर्दन की क्रिया होती है, यानी पेड़ पौधे अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया को शिथिल कर, यानी पेड़ पौधे अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया को क्या कर देते हैं, शिथिल कर। अब देखिए हम सबसे पहले तो बात करते हैं अपक्षय की और दूसरी बात करते हैं अपर्दन की। अपक्षय वह एक क्रिया है जो एक स्टैटिक प्रोसेस है, एक स्टेबल प्रोसेस है, यानी अपक्षय एक स्टैटिक क्रिया है, किसी स्थान विशेष पर चट्टानों का अपने मूल ही स्थान पर टूट करके बिखर जाना, यानी ताप के कारण, दाब के कारण से, पवन के कारण से और वर्षा के कारण से। मुख्य रूप से हम बात करते हैं कि कोई चट्टानी क्षेत्र है, हम बात कर रहे हैं आपसे कि कोई चट्टानी क्षेत्र है। यदि चट्टानी क्षेत्र की हम बात करते हैं, चट्टानी क्षेत्र की यदि हम प्यारे विद्यार्थियों आपसे बात करते हैं कि कोई चट्टानी क्षेत्र है, एक तरफ तो है हमारे पास में अपर्दन, एक तरफ तो हमारे पास में आ रहा है अपक्षय, देखिए आप, दूसरी तरफ हमारे पास में आ रहा है क्या, दूसरी तरफ हमारे पास में आ रहा है अपर्दन। दो प्रक्रिया इसमें शामिल हैं, एक तो अपर्दन की प्रक्रिया शामिल है, दूसरी अपक्षय की प्रक्रिया शामिल है। तो अपक्षय जो है ना वह एक कौन सी प्रक्रिया है, अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, एक स्थैतिक प्रक्रिया है, जबकि अपर्दन क्या है, अपर्दन एक कौन सी प्रक्रिया है, अपर्दन एक गतिशील प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, अर्थात पदार्थों का मूल स्थान पर ही टूट करके बिखर जाना, पदार्थों का यानी मूल पदार्थों ओब्लिक चट्टानों का मूल स्थान पर टूटकर बिखरना। ठीक है, अर्थात अपसहित पदार्थ जो अपक्षय के द्वारा जो पदार्थ प्राप्त हुए हैं, किसको, अपर्दन को, जो अपक्षय के द्वारा जो पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना, अपसहित पदार्थ अपसहित पदार्थ का हवा व पानी बारा दूसरे स्थान पर जाना कैमरे में लाइट नहीं आ रही है, डिस हो रहा है, और एक वो लाइट चला दो, नहीं आ रही। तो मूल स्थान पर टूट करके बिखर जाना, मूल स्थान पर टूट करके और बिखर जाना, मूल स्थान पर टूट करके बिखर जाना, ठीक है ना। तो हम आपसे क्या बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों कि मुख्य रूप से हम बात करें
कि हमारे पास में जो अपक्षय वह है, एक वह है स्थितिक प्रोसेस है, एक स्थितिक प्रक्रिया है, अर्थात अपर्दन एक गतिशील प्रक्रिया है। तो पदार्थों का ताप, दाब और पवन के कारण या वर्षा के कारण से मूल स्थान पर ही टूट करके बिखर जाना, अर्थात अपक्षित जो पदार्थ, अपसहित जो पदार्थों का हवा व पानी द्वारा दूसरे स्थान पर जाना, ये इस प्रकार का जो प्रक्रिया होती है, वह इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। तो अपर्दन क्या होती है? अपर्दन एक गतिशील प्रक्रिया होती है। अपर्दन क्या होती है? अपर्दन एक गतिशील प्रक्रिया होती है कि क्रिया को, एक तो अपर्दन की प्रक्रिया को, क्योंकि पेड़ पौधे अपनी जड़ों के द्वारा उनको बांधे रखने का भी कार्य करते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं तोड़ने का भी काम करते हैं, लेकिन ये काम कम करते हैं और बांधे रखने का काम, संगठित रखने का काम ज़्यादा किया जाता है। इस कारण से जो अपक्षय और जो अपर्दन की जो क्रिया है ना, वो क्या पड़ जाती है? वह मंद पड़ जाती है, वह शिथिल पड़ जाती है। इनकी जड़ों द्वारा मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, यानी इनकी जड़ों द्वारा मिट्टी में क्या पड़ जाती हैं? दरारें पड़ जाती हैं, यानी संरक्षण को मंद करते हैं, यानी मिट्टी का संरक्षण करते हैं, शिथिल कर मिट्टी का संरक्षण करते हैं। इनकी जड़ों द्वारा मिट्टी में क्या पड़ जाती हैं? दरारें पड़ जाती हैं, विदर आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वृक्ष का आकार बढ़ेगा तो नीचे वाले रूट का आकार भी बढ़ेगा। रूट का आकार बढ़ने के लिए नीचे जगह चाहिए, तो वह पथरीला क्षेत्र है, वह पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पर इनकी जो जड़ें जो नीचे से जो यानी पानी का अवशोषण कर रही हैं, तो वो गहराई में जाएंगी। तो वो जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों को असंगठित करती रहेंगी। जो संगठित चट्टानें हैं, उन चट्टानों को वह असंगठित करती रहेंगी, जिस कारण मिट्टी असंगठित होकर अपक्षेद होती रहती है। और इस कारण से मिट्टी क्या हो जाती है? असंगठित, यानी मिट्टी का जो एक संगठन था, यानी एक जो कंपोजिशन था, यानी मिट्टी एक संयुक्त रूप से थी, तो वो क्या हो जाती है? अब मिट्टी में बिखराव की प्रवृत्ति हो जाती है, और इस कारण से वह अपने मूल स्थान पर मिट्टी क्या हो जाती है? अपसहित हो जाती है। अपसहित होने का मीन्स ऐसा होता है कि वह मिट्टी है ना, वह मिट्टी अपने मूल स्थान से क्या होती है? मूल स्थान से मिट्टी हट जाती है। और जब मूल स्थान से मिट्टी हट जाती है, तो हट जाने के कारण से उसका अपक्षय हो जाता है, और उसका अपक्षय हो जाने के कारण से यदि हम आपसे बात करें प्यारे विद्यार्थियों, अपक्षय हो जाता है, और अपक्षय हो जाने के कारण से वह मिट्टी जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, वह असंगठित रूप में आ जाती है। अगला फैक्ट है, धरातल पर पाए जाने वाले जीव जंतु धरातल पर पाए जाने वाले जीव जंतु अपने आवास हेतु मिट्टी में गुफाएं बनाते हैं, यानी पाए जाने वाले जीव जंतु अपने आवास हेतु मिट्टी में क्या बनाते हैं? केव्स का निर्माण करते हैं।
मिट्टी में क्या बनाते हैं? मिट्टी में गुफाएं बनाते हैं। यानी आवास हेतु क्या बनाते हैं? आवास हेतु मिट्टी में, आवास हेतु मिट्टी में, आवास हेतु मिट्टी में गुफाएं बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा करेक्शन है। देखिए, धरातल पर पाए जाने वाले जीव जंतु अपने आवास हेतु मिट्टी में गुफाएं बनाते हैं। देखिए आप, धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जो एक तो पहाड़ी क्षेत्र होता है और एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मिट्टियाँ होती हैं, जहाँ पर मिट्टी का जमाव पाया जाता है, मिट्टी संगठित रूप में पाई जाती है। तो यह जंतु क्या करते हैं? अपने नुकीले पंजों के माध्यम से, इनके कौन से पंजे? इनके हम नुकीले पंजों की बात कर रहे हैं। अपने नुकीले पंजों के माध्यम से ये क्या करते हैं? उस मिट्टी को वहाँ से हटा देते हैं और हटाने के बाद में उसको गहरा कर देते हैं और उसको अंदर ही अंदर गहरा करते रहते हैं। गहरा करने के कारण से क्या होता है कि वह एक गुफा का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं? एक गुफा का निर्माण कर लेते हैं। तो क्या ये क्रियाशील या परिवर्तन का सिद्धांत नहीं है कि धरातल पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, जो ऐसे स्थानों पर, जो कोई पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जो कोई वन क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं? अपने पैरों के माध्यम से, अपने नुकीले दांतों के माध्यम से उस मिट्टी को हटाते रहते हैं। हटा करके वहाँ पर एक गहराई में अंदर जाते हुए एक होल बना लेते हैं और उसी छिद्र को, उस बड़े आकार के उस छेद को हम क्या कहते हैं? हम उसको गुफा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हम उसको गुफा के नाम से जानते हैं, या हम उसको क्या कहते हैं? गुफा कहते हैं। अगला फैक्ट है क्षण प्रतिक्षण पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पृथ्वी के धरातलीय भाग में पृथ्वी के धरातलीय भाग में परिवर्तन करते हैं। देखिए आप, हम आपसे बात करते हैं कि एक तो पेड़ पौधे क्षण प्रतिक्षण, यानी हर एक समय का जो एक छोटा विभाजन होता है, यानी प्रत्येक उस छोटे समय में क्षण और प्रतिक्षण, अर्थात प्रति मिनट या जो भी समय का छोटी से छोटी यूनिट होती है, उस समय की हम बात करें कि क्षण प्रतिक्षण पेड़ पौधे, एक तो पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पृथ्वी के धरातल भाग में परिवर्तन करते रहते हैं। पृथ्वी के कौन से भाग में? पृथ्वी के धरातलीय भाग में। कौन से भाग में? पृथ्वी के
जो धरातलीय भाग है ना, इस धरातलीय भाग में क्या करते रहते हैं, इस धरातलीय भाग में परिवर्तन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? इस धरातलीय भाग में परिवर्तन करते रहते हैं। कौन? एक तो पेड़ पौधे और एक जंतु। अभी हमने कहा ना कि जंतु किसका निर्माण करते हैं? गुफाओं का निर्माण करते हैं, अपने आवास स्थान के लिए, अपने रहने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। इसी प्रकार से हम बात करें आपसे कि जो ये पेड़ पौधे होते हैं, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ये जड़ों के माध्यम से जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों की उन दरारों को बढ़ाते रहते हैं। जब दरारों का आकार बड़ा हो जाता है, जब दरारों का आकार बढ़ जाता है, तो उनके आकार बढ़ जाने के कारण से जो चट्टानें संगठित रूप में पाई जाती थी, वह चट्टानें असंगठित रूप में आ जाती हैं। जब चट्टानें असंगठित रूप में आ जाती हैं, तो चट्टानों के असंगठित रूप में आ जाने के कारण से क्या होता है कि वह चट्टानें क्षण और प्रतिक्षण वहाँ से उनका लोश होता रहता है, वह टूटती रहती हैं, वह विदीर्ण होती रहती हैं, वह बिखरती रहती हैं। तो हवा और जल, हमने अप्रदन पढ़ा ना, ये रहा देखो, हवा और जल इनको गति देता है, इनको मोशन देता है। तो हवा और जल के द्वारा यह अपने मूल स्थान से हट जाती हैं, और अपने मूल स्थान से हटने के बाद में यह चट्टानें यानी हवा और पानी के माध्यम से नए वाले स्थान की ओर क्या कर जाती हैं? गमन कर जाती हैं। जब नए स्थान की ओर यह चट्टानें गमन कर जाती हैं, तो जिस स्थान से हटी हैं, जिस स्थान से वह धरातलीय पदार्थ यानी वो चट्टानें हटी हैं, तो वहाँ पर तो परिवर्तन हो गया ना, वहाँ पर तो परिवर्तन, जहाँ से हटी है वहाँ भी परिवर्तन हो गया, और जहाँ पर उनका डिपोजिशनल प्रोसेस हुआ, जमाव की प्रक्रिया, वहाँ पर भी उसमें परिवर्तन हो गया ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये कह सकता हूँ कि क्षण प्रति क्षण पेड़ पौधों एवं जीव जंतु पृथ्वी के धरातल पर क्या लाते रहते हैं? पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाते रहते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, यानी इसी के हम तीसरे सिद्धांत की, यह हमारे पास में क्रियाशीलता के सिद्धांत का दूसरे वाला तत्व खत्म हो गया। पहला वाला आया था भौतिक शक्तियाँ, दूसरा वाला आया है जैविक शक्तियाँ। अब हम आपसे प्यारे विद्यार्थियों तीसरी इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हम तृतीय इफेक्ट की ओर चलना चाह रहे हैं। देखिए, जो हमारे पास में तीसरे वाला जो फैक्चुअल आ रहा है, जो फैक्ट आ रहा है, यदि हम उसकी बात करें आपसे, तो देखिए आप, मानव शक्तियाँ या मानव शक्ति, थर्ड हमारे पास में बिंदु आ रहा है, वह आ रहा है ह्यूमन फोर्स, मानव शक्ति। हम आपसे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, हम मानव शक्ति के आपसे बात करना चाह रहे हैं। देखिए, यदि हम मानव शक्ति के बारे में आपसे बात करना चाहें, तो आप देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यदि अपन ह्यूमन फोर्सेज की बात करें कि क्रियाशीलता के सिद्धांत में मानव ने अपना योगदान किस प्रकार से दिया है, हम उस योगदान की आपसे बात करना चाह रहे हैं। और वन बाय वन हम फैक्ट की बात कर लेते हैं आपसे कि फैक्चुअल चीज़ें ये किस प्रकार से हमारे पास में सामने आ रहे हैं। मनुष्य एक सक्रिय
मनुष्य एक सक्रिय भौगोलिक कारक है जो सदैव अपने विभिन्न क्रियाओं द्वारा मनुष्य एक सक्रिय भौगोलिक कारक है जो सदैव अपने विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तित कर अपने विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक वातावरण को यानी अपने प्राकृतिक वातावरण को परावर्तित सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता रहता है। सांस्कृतिक वातावरण सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता रहता है। देखिए हमारे पास में तीसरी शक्ति आ रही है क्रियाशीलता के सिद्धांत की अंतिम शक्ति। मनुष्य एक सक्रिय एक एक्टिव ज्योग्राफिकल फैक्टर है, अर्थात हम ये बात करें जो भूगोल है या ये जो भौगोलिक कारक हैं उन कारकों में मनुष्य भी एक सक्रिय भौगोलिक कारक है। मनुष्य भी एक कौन सा कारक है?
एक सक्रिय भौगोलिक कारक है, सदैव एक्टिव रहने का कार्य करता है। मतलब मनुष्य एक सक्रिय भौगोलिक कारक है। कैसे? क्या मनुष्य अपने आप में एक संसाधन नहीं है? क्या मनुष्य गतिशील नहीं है? क्या मनुष्य परिवर्तन नहीं चाहता है? क्या मनुष्य प्रकृति का एक अंग नहीं है? क्या मानव नहीं होता तो हम मानव को मध्य में रख करके, सेंटर में रख करके उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या इससे मानव नहीं होता? तो क्या मानव भूगोल तैयार होता हमारा? और मानव से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक पक्ष हैं, क्या उनका अध्ययन करते? अब नहीं करते। तो मानव क्या है? मानव एक भौगोलिक कारक है, सक्रिय एक भौगोलिक कारक है, जो सदैव अपने विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, मानव के द्वारा हमेशा की जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्य, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं के द्वारा प्राकृतिक वातावरण को परावर्तित कर, यानी इस भौतिक वातावरण को, इस प्राकृतिक वातावरण को क्या किया जाता है? इस प्राकृतिक वातावरण या भौतिक वातावरण को परावर्तित कर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता रहता है। यानी जो प्राकृतिक वातावरण मानव को क्या हुआ है, जो प्राकृतिक वातावरण मानव को उपलब्ध हुआ है, यदि हम इस वातावरण की आपसे बात करें, कौन सा वातावरण? जो मानव को प्राप्त हुआ है। इसका मतलब विरासत में मानव को क्या क्या मिला है? मानव को देखो एटमॉस्फेयर मिला है, मानव को मिट्टी मिली है, मानव को प्राकृतिक वनस्पति मिली है, मानव को चट्टानें मिली हैं, मानव को विभिन्न प्रकार के संसाधन मिले हैं। इसके अलावा वर्षा है, ताप है, दाब है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारे कौन से कारक हैं? ये जितने भी सारे हमारे पास में प्यारे विद्यार्थियों कारक आ रहे हैं, ये सारे कौन से कारक हैं? ये सारे प्राकृतिक कारक हैं। कौन से कारक हैं? ये सारे प्राकृतिक कारक हैं। तो इन्हें प्राकृतिक जो वातावरण है, नेचुरल जो एनवायरनमेंट है, इस नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या करता है? इस नेचुरल एनवायरनमेंट को परिवर्तित करके, यानी इसको मॉडिफाइड करके क्या करता है? इसको मॉडिफाइड करता है और इसको मॉडिफाइड करके और सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तित कर देता है। अपने बुद्धि के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा और विभिन्न प्रकार के तकनीकों के द्वारा, यानी साइंस यानी प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग है, यह प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए मानव यानी इस प्राकृतिक वातावरण को, इस फिजिकल जो एनवायरनमेंट है, इस फिजिकल एनवायरनमेंट को क्या करता है? इस फिजिकल एनवायरनमेंट को हम मुख्य रूप से आपसे बात करें, इस प्राकृतिक वातावरण को हम मुख्य रूप से बात करें कि अपने मानवीय श्रम और इस विज्ञान यानी प्रौद्योगिकी यानी इनोवेशन यानी नवाचार की सहायता से, यानी इसको सांस्कृतिक वातावरण में परावर्तित कर देता है और अपने अनुकूल इसको बनाने का प्रयास कर रहा है और बनाया है मानव ने अपने अनुकूल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मानव की शक्ति तो है कि प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करके और उसको सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन करने का प्रयास किया है। अगला फैक्ट है मानव अपने बुद्धि, मानव अपने बुद्धि, कौशल
विचार शक्ति के द्वारा के द्वारा प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक वातावरण को अपने अनुकूल करने की कोशिश करता है, यानी अपने अनुकूल करने की कोशिश करता है। देखिए, वातावरण को अपने अनुकूल मानव अपने बुद्धि के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा और अपने विचार शक्ति के द्वारा। देखो, मानव के पास में मानव की बुद्धि आ रही है, मानव के स्किल्स आ रहे हैं और मानव के आइडिया पावर आ रहा है, मानव की विचार शक्ति आ रही है। क्या आ रही है? मानव की विचार शक्ति भी इसमें क्या है? शामिल है। यानी मानव अपने बुद्धि, मानव अपने कौशल, विचार शक्ति के द्वारा प्राकृतिक वातावरण को अपने अनुकूल करने की कोशिश करता है। अर्थात ऐसे स्थान जो मानव के अनुकूल नहीं है, तो जो स्थान मानव के अनुकूल नहीं है, मानव उनको अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या करता है? मानव वहाँ पर अपने बुद्धि का प्रयोग करता है, अपने स्किल्स का, विभिन्न प्रकार के जो कौशल्स हैं, विभिन्न प्रकार की जो तकनीक हैं, विभिन्न प्रकार के जो टेक्निक्यूज हैं, उनका मानव क्या करता है? उनका मानव प्रयोग करता है। और मानव उनको अपने अनुरूप बनाने के लिए मानव क्या करता है? विचार शक्ति करता है, उसके बारे में सोच विचार करता है कि क्या इस प्रकार के करने से क्या यह प्राकृतिक तत्व मेरे अनुकूल या मेरी इच्छा के अनुरूप हो जाएगा? क्या ये मेरी आवश्यकता की पूर्ति करेगा? चाहे मेरी आवास संबंधी हो, चाहे मेरी खाद्यान्न संबंधी हो, या और मेरी अन्य प्रकार की मूलभूत आवश्यकताएं हो। तो मानव उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करता है? मानव उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने बुद्धि का प्रयोग, अपने कौशल का प्रयोग, और उसी के साथ साथ मानव किसका प्रयोग करता है? उसी के साथ साथ मानव अपने विचार शक्ति का प्रयोग करता है। यानी मानव हमेशा जो अपने विचार शक्ति को रखता है वह भी पॉजिटिव सकारात्मकता की ओर रखता है, क्योंकि मानव को जब तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है तब तक मानव हमेशा भी पॉजिटिव होकर के और उस दिशा में मानव ने कार्य किया है। जब उस दिशा में मानव ने कार्य किया है तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको ये कह सकते हैं कि कैसा भी प्राकृतिक वातावरण हो, कैसे भी मानव के प्रतिकूल हो, मानव ने बुद्धि, कौशल और विचार शक्ति के माध्यम से उस वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। ठीक है ना? अगला फैक्ट है
मनुष्य ने अपनी क्रियाशीलता, मनुष्य ने अपनी क्रियाशीलता के आधार पर वनों को काटकर वनों को काटकर फसलें उपजाना उबड़ खाबड़ असमतल धरातल को असमतल धरातल को समतल बनाना या करना सड़कों का निर्माण, सड़कों का निर्माण नदियों के जल का नदियों के जल का बांधों के रूप में प्रयोग नहरों का निर्माण बड़े बड़े नगरों व महानगरों का निर्माण, बड़े बड़े नगरों व आदि कार्य करता है। देखो, मनुष्य ने, किसने?
मनुष्य ने, किसने? मनुष्य ने अपनी क्रियाशीलता के आधार पर, यानी अपने एक्टिवशीलता के आधार पर, किसके आधार पर? अपने एक्टिवशीलता के आधार पर वनों को काटकर वहाँ पर फसलें उपजाई हैं, यानी वनों को काटा है और वनों को काट करके वहाँ पर किसका उत्पादन किया है? वहाँ पर फसलों को उत्पादन करना प्रारंभ किया है। किसका उत्पादन करना प्रारंभ किया है? फसलों का उत्पादन करना मानव ने प्रारंभ किया है। असमतल धरातल को समतल बनाना, कौन से धरातल को? जो असमतल धरातल है, जो ऊबड़ खाबड़ धरातल है, उसको मानव ने लेवलीकरण का काम किया है। अर्थात मानव ने अपनी जो समता है, उस समता के माध्यम से हम मुख्य रूप से बात करते हैं कि उस समता के माध्यम से जो असमतल धरातल है, उस धरातल को समतल करने का कार्य किया है। क्योंकि मानव धीरे धीरे क्या होता रहा? मानव धीरे धीरे क्रियाशील होता रहा। क्या होता रहा? मानव धीरे धीरे क्रियाशील होता रहा और क्रियाशील होने के साथ साथ जब मानव को, यानी आवास बनाने के लिए, जब मानव को रहने के लिए और रहने के साथ साथ मानव को किसके लिए आवश्यकता पड़ी? मानव को रहने के साथ साथ मानव को आवश्यकता पड़ी फसलों का उत्पादन करने के लिए। जब फसलों का उत्पादन करने के लिए मानव को आवश्यकता पड़ी तो मानव ने क्या किया? मानव ने, यानी जो धरातल मानव के उपयोग के योग्य नहीं था, उस उपयोग के योग्य नहीं धरातल को मानव ने, अभी तो हमने लिखा है, बुद्धि, कौशल और विचार शक्ति के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के उपकरणों के माध्यम से उसको मानव के उपयोग योग्य जो बनाने का कार्य है, वह बनाने का कार्य मानव ने प्रारंभ किया। जब मानव ने इस प्रकार के कार्य को प्रारंभ किया, किस प्रकार के कार्य को प्रारंभ किया? जो मानव के उपयोग के योग्य बन सके। तो मानव के उपयोग के योग्य कैसे बना? अर्थात मानव ने कौशल का, विचार शक्ति का और बुद्धि का प्रयोग किया और प्रयोग करके, और जो ऊबड़ खाबड़ धरातल था, जो असमतल धरातल था, उसको समतल बना लिया। अब मानव की आवश्यकता क्या थी? कृषि कार्य करना, अर्थात वहाँ पर वनों की पेटियों का विकास करना, वहाँ पर बागानों का विकास करना, अर्थात उसी के साथ साथ परिवहन का जाल बिछाना। तो आदि जो मानव की आवश्यकताएं थी, आदि मानव की आवश्यकताओं की क्या होने लगी? आदि मानव की आवश्यकताओं की धीरे धीरे पूर्ति होने लग गई। जब आदि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी तो सड़कों का निर्माण किया मानव ने, नदियों के जल का बांध के रूप में प्रयोग किया। अब जो पानी पहले व्यर्थ रूप में बह जाता था, जो पानी पहले किस रूप में बह जाता था? जो पानी पहले व्यर्थ रूप में बह जाता था, मैं उसी पानी की आपसे बात कर रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। जो पानी पहले व्यर्थ रूप में बह जाता था, अब उस पानी को मानव ने क्या किया? मानव ने ये किया कि उसको रोका, उसको बांध बना के रोका, और उस पानी को जब बांध बना के मानव ने रोका तो वह पानी एक जगह स्टेबल प्रवृत्ति में आ गया। अब मानव ने उस बांध का जो उपयोग किया वह मल्टीपर्पज यूज किया, उसका बहु उपयोग किया। बहु उपयोग किस प्रकार से किया? एक नदी का पानी जो व्यर्थ रूप में बह रहा था, तो मानव ने उस व्यर्थ पानी को रोकने के लिए वहाँ पे एक बैरियर बनाए, एक दीवार बनाई बड़ी सी। अब उस दीवार के माध्यम से वो पानी रुक गया। अब रुकने के माध्यम से मानव को जैसे जैसे पानी की आवश्यकता पड़ी, वैसे वैसे मानव ने वहाँ पर, यानी पशुपालन का, पशुओं के लिए उपयोग करने लग गया। मानव फसलों के लिए उपयोग करने लग गया। जहाँ पर वर्षा की पर्याप्त मात्रा नहीं होती थी, जहाँ पर अल्प मात्रा में वर्षा होती थी, जहाँ पर हमेशा अनावृष्टि का वातावरण या हमेशा अनावृष्टि जैसा वहाँ पर माहौल बना रहता था, इसका मतलब फसलों को
सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। सिंचाई किसको कहते हैं? फसलों को कृत्रिम रूप से पानी पिलाने को हम सिंचाई के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो हम मुख्य रूप से बात करें कि वहाँ पर उसने मछली पालन किया, जल विद्युत का उत्पन्न, बिजली का यानी जल विद्युत का उत्पन्न किया, यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया मानव ने। जब मानव ने इसी के साथ साथ इस प्रकार के निर्माण कार्य के मानव ने बड़े बड़े नगरों और महानगरों का निर्माण किया। अर्थात मानव किसके आधार पर कर रहा है? मानव अपनी क्रियाशीलता के आधार पर कर रहा है, क्योंकि मानव क्या है? क्योंकि मानव एक्टिव है। मानव क्या है? क्योंकि मानव एक्टिव है। जब मानव एक्टिव प्रकार का प्राणी है, मानव एक सक्रिय प्रकार का प्राणी है, तो मानव ने अपने आप को सक्रिय बनाए रखने के लिए अपने आप को इस प्रकार से सक्रिय बनाए रखा मानव ने कि उस सक्रियता के आधार पर ही जो मानव है वह मानव विभिन्न प्रकार की फसलों को, वनों को काट करके फसलों का उत्पादन कर रहा है, असमतल धरातल को समतल करने का कार्य कर रहा है, सड़कों का निर्माण कार्य कर रहा है। इसी के साथ साथ यानी नदियों के जल को रोककर बांधों का निर्माण कर रहा है, जिसको सिंचाई के लिए, पशुपालन के लिए, कृषि के लिए, मनोरंजन के लिए, यानी जल विद्युत के उत्पादन के लिए, यानी विभिन्न प्रकार से कल कारखानों के उपयोग के लिए, यानी विभिन्न प्रकार से उस पानी का क्या किया जाने लगा? विभिन्न प्रकार से उस पानी का उपयोग किया जाने लग गया, ठीक है। उसी से नगरों और महानगरों का उसने कौन सा कार्य किया? उसने निर्माण कार्य को भी मानव ने क्या दी है? मानव ने प्राथमिकता दी है। मनुष्य एक अगला फैक्ट है, मनुष्य एक सक्रिय भौगोलिक मनुष्य एक सक्रिय यानी मनुष्य क्या? मनुष्य एक सक्रिय भौगोलिक कारक होने के साथ समय समय पर प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक